अच्छा, तो इसके जो 5 मिनट आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, एक ही तरीके की स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही तरीके का स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे, वो हम चीजें देखेंगे, तो वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये कोई खास सा मुश्किल नहीं होता है सवाल, एक ही मेथडोलॉजी एक ही को लेके सॉल्व हो जाते हैं सारे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सी चीजें आपने लुकआउट करनी है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला था इंक्लाइंड प्लेन, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स फॉर दिस, तो इसमें देखो ये आया हुआ है। अच्छा, बोल रहे हैं आपको एन एस्केलेटर इन एन अंडरग्राउंड स्टेशन हैज 250 पीपल स्टैंडिंग ऑन इट एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। The average mass of a person is 78 kg and the angle of the escalator to the horizontal is 40 degree. What is the minimum power required to lift these people? Acha, so there is a escalator and the angle of the escalator to the horizontal is a 40 degree. सही है जी। अच्छा, और ये जो है आपके जो 250 लोग हैं, तो लेट्स सपोज कि देयर इज दिस पीपल 250 केजी, 250 केजी कह रहा हूँ, 250 पीपल है, और हर उसमें से किसका उसका मास कितना है, उसका 78 मास। सो दिस इज द टोटल मास ऑफ ऑल योर पैसेंजर्स एंड लेट्स से कि वो सारे एक ही स्पॉट पे खड़े हुए, एक ही स्पॉट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बहरहाल इधर उधर भी है, तो टोटल मास तो वैसे भी यही आना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये ऐसा कुछ आपके पास केस सिनेरियो है, और उन्होंने ये भी बताया हुआ आपको कि यू हैव 4.3 मीटर पर सेकेंड से ऑल ऑफ देम मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है जी, लाइक दिस अलोंग दिस लो। सही है जी। सो क्वेश्चन टू यू, पावर कितनी लगेगी इन सबको उठाने के लिए? व्हाट फॉर्मूला, व्हाट शुड बी डू, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या है ये? वेरी गुड। आई सेज वी शुड बी यूजिंग पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी। वेरी गुड। अच्छा, नाउ गुड थिंग इज शी इज काइंड ऑफ करेक्ट, वेलोसिटी हैगी, ठीक है। बट व्हाट शुड आई पुट इन एज द फोर्स? फोर्स क्या डालूंगा? अच्छा, बेसिकली देखो हो क्या रहा है। सो वेरी गुड आकिब, वेरी गुड। देखो, ये इतने सारे लोग खड़े हुए, ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली उनका कोई ना कोई वेट होगा, सही है जी। अच्छा जी, अब उस वेट में से भी एक ऐसा कंपोनेंट है एम जी साइन थेटा का, ठीक है, यू हैव अ कंपोनेंट एम जी साइन थेटा का विच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि एम जी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आर से कैंसिल आउट हो जाता है, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से कैंसिल हो जाता है। तो जो एम जी कॉस थीटा वाला है और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो तो कोई वर्क ही नहीं करती, उनके अगेंस्ट कोई वर्क भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके अंदर तो हम मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, बिकॉज जो है हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है। अच्छा, अब देखो कि अगर ये सारे लोग 4.3 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, इफ दे हैव दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, सो डजंट दैट मीन कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा? सो अगर एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब है एस्केलेटर सब पैसेंजर्स पे एक फोर्स लगाती है एफ टी, विच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, विच मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ताकि आपका इक्विलिब्रियम बने और आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी आए, राइट। सो बेसिकली एफ टी is equivalent to a mg sin theta, right? I'm not taking any friction or anything. Why is that? क्योंकि एक तो उन्होंने स्पेसिफाई भी नहीं किया इधर कि कोई फ्रिक्शन है नहीं। दूसरी चीज ये एस्केलेटर में, ठीक है, एस्केलेटर में नथिंग इज रियली ब्रशिंग ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। जैसे पैसेंजर कोई अगर कोई स्टेप पे खड़ा हुआ भी है तो वहीं पे ही खड़ा रहता है, ठीक है, वो खुद ही ऊपर चलती है ना। तो पैसेंजर और एस्केलेटर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन होगा हियर। बाकी वरना अगर होती तो वो बताते भी, ठीक है। तो एफ टी विल इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जानी इसमें अदर असल में एफ टी है, ठीक है। अब मुझे एफ टी कैसे पता चल रही है, वो चल रही है थ्रू एम जी साइन थीटा, तो हम एम जी साइन थीटा की जगह एफ टी डाल देते हैं। सो बेसिकली एम इज 250 इंटू 78, ये m है, g जो है वो आपका 9.81 है, एंड आपका जो साइन थीटा है वो साइन 40 हो गया, ठीक है जी। लेट्स जस्ट मेक दिस स्मॉलर। 250 78 9.81 then sine 40 and then you multiply this by a 4.3,
राइट? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और कोई मुझे अगर ये आंसर भी कैलकुलेट कर दे दे। सी, थैंक यू। आई इट वाज इंडीड सी, यानी तकरीबन तकरीबन आपके पास 530 किलोवाट्स आ रहा होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। एफटी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? अच्छा अब्दुल्ला, बेसिकली देखो कि अगर ये 4.3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो mg cos थीटा और r तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, रह गई ये mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट ft फोर्स आगे की तरफ, क्योंकि आपको इन दी एंड इक्विलिब्रियम चाहिए, है ना? सो ft मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। अब देखो जो जो मैं पावर निकालना चाह रहा हूं इस एस्केलेटर की, वो निकालूंगा इस फोर्स की वजह से जो एफ टी, जो एस्केलेटर लगाता है, राइट? एम जी साइन थीटा तो उनका वेट है ना, वेट का कंपोनेंट है। एफ टी लगाता है एस्केलेटर, अब एफ टी इंटू 4.3 करना है। ठीक है, अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है एफ टी एम जी साइन थीटा के बराबर है, तो मैंने एफ टी की जगह एम जी साइन थीटा डाल दिया। एम क्या था? 250 इंटू 78, 250 पैसेंजर से 78 केजी सबका मास था, तो सारा मास इस तरह से आएगा। जी की जगह 9.81, साइन थीटा की जगह साइन 40, और 4.3 is the velocity, so 530 kilowatts is the answer. ठीक है, सो इट इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई केस सिनेरियो क्या है क्या नहीं, और किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा होता है। ठीक है, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम की कोई भी निशानी होना, अक्सर बेशतर क्वेश्चन में इस तरह ही होता है, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी फोर्सेस। इक्विलिब्रियम की निशानी होगी तो यू कैन देन वर्क आउट कि वो फोर्स जिसकी वजह से आप पावर निकालना चाह रहे हो या जिसका आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो, वो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब्दुल्ला समझ में आया? बाकी सब कोई समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके okay. अच्छा, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, देन इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट द डायग्राम शोज सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। ये आपकी एयरक्राफ्ट है, ड्रैग इस पे 2400 है, थ्रस्ट फोर्स है इंजन की वजह से, वेट इसका डाउनवर्ड्स है। द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 2000 kg, व्हाट इज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द थ्रस्ट फोर्स? सो थ्रस्ट फोर्स क्या पावर प्रोड्यूस कर रही होगी? अल्मा इज करेक्ट। अच्छा बेसिकली देखो, दिस इज इक्विलिब्रियम, राइट? दिस स्टेट्स कांस्टेंट वेलोसिटी मींस इक्विलिब्रियम। अब देखो हम हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में, देयर मस्ट बी डेफिनेटली एन अपवर्ड फोर्स, कोई ना कोई होगी, लेकिन लेट्स फॉरगेट दैट, वैसे भी इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा ना ऊपर की तरफ, ये वाला तो इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी होना है, राइट? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। उसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो, और खोल के वो क्या था, नेट फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो एंड नेट फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। वाई वाली डायरेक्शन का हमारा कंसर्न नहीं, कि हमें वाई डायरेक्शन में सॉल्व करनी है, हमें थ्रस्ट ढूंढनी है, तो हम एक्स वाले के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाले को अगर सॉल्व करते हो तो 2400 न्यूटन आपको पता चलता है पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे की तरफ भी 2400 न्यूटन होने चाहिए है फॉर इक्विलिब्रियम। सो दैट मींस द थ्रस्ट इज 2400 न्यूटन। अब अगर आपको पावर निकालनी है तो अगेन फोर्स इनटू वेलोसिटी, यू हैव ए कांस्टेंट फोर्स, वो आपकी 2400 आ रही है, एंड देन आपकी वेलोसिटी क्या है, वो 90 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, राइट? सो व्हाट्स द आंसर फॉर दिस? सिमिलर टू दी ऊपर वाला क्वेश्चन, बस ये है कि अब देख लो, जैसे द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टिपिकली सिमिलर ही। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम उस पे जाते हैं, P2 के क्वेश्चंस पे। 24 इंटू 90 क्या होगा? 24 into 9 is 216. So I believe it should be this. यही आ रहा है? बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, the car of mass 1400 kg is traveling on a straight horizontal road at constant speed of 25 meter per second. The output power from the car's engine is 30 kilowatts. Mass 1400 kg है, straight horizontal road पे जा रही थी at constant speed of 25 meter per second, यानी इक्विलिब्रियम में थी, राइट? अच्छा जी, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि कार जो है वो 2 डिग्री के स्लोप को चढ़ना शुरू कर देती है, तो अभी भी 25 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट कार ऑफ द कार्स, आउटपुट पावर ऑफ द कार्स इंजन व्हेन ट्रैवलिंग अप द स्लोप? ठीक है, तो अब हमें निकालनी है आउटपुट पावर क्या है ऑफ द कार्स इंजन व्हेन ट्रैवलिंग अप द स्लोप। अच्छा,
सबसे पहले तो ये देखो, जब ये 25 मीटर पर सेकंड से इस पोजीशन में आगे जा रही है तब भी ये इक्विलिब्रियम ही है, राइट? सो दैट मींस जो कार की जो थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगी? वो बैकवर्ड फोर्स के बराबर होगी, लाजमी होगी, राइट? इस केस में बैकवर्ड फोर्स क्या होगी? कौन सी ऐसी फोर्स होगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी? देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, सिर्फ अगर इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्सेस, सो फ्रिक्शन होगी, वेरी गुड, देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन एक्टिंग ओवर हियर, राइट? एंड देन लेट्स सी, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें हमें फ्रिक्शन, हमें पता है फ्रिक्शन इक्वल्स टू द थ्रस्ट फोर्स, सही है? अच्छा, और शुरू में हमें बताया हुआ है कि पावर आपकी ये है, आपकी कांस्टेंट स्पीड ये है और ये है, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, क्योंकि देखो जब आप बाद में देखोगे तब फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है, राइट? एंड तब एक और चीज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो क्या होगी? वो होगी mg sin थीटा, राइट? सो अभी सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, बाद में mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो जो ये थ्रस्ट फोर्स आएगी इस वाली केस में, जो ये ft2 होगी, ft2 that will basically be equals to mg sin theta प्लस फ्रिक्शन, क्योंकि उस वक्त भी इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है? इधर भी मैं लिख देता हूं ft जो है वो fr के बराबर है। अच्छा ना, ft कैसे निकालेंगे? पावर दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, ft निकल सकती है कैसे? पावर विल इक्वल्स टू ft इंटू v, ठीक है? ये याद रखना, जब मैं पावर कह रहा हूं ft की, तो ये ft की वजह से ही पावर हो, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस, थ्रस्ट फोर्स इंजन की बोल रहा हूं, तो जो पावर डालूंगा वो इंजन की वजह से जो पावर आ रही है वो ही डालूंगा, कोई और पावर दी होगी वो नहीं डालूंगा, ठीक है? सो पावर इज 30 किलोवाट्स, सो दिस इज 30,000 will equals to the thrust force which I don't know what it is, एंड वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ दैट यू हैव दैट, थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगी? आई थिंक इट इज 1200 न्यूटन, यही आ रही है, 1200 न्यूटन। थैंक यू सो मच। अब अगर 1200 न्यूटन ये है तो हमें ये भी पता चल गया कि फ्रिक्शन भी क्या होगी? वो भी 1200 न्यूटन ही होगी। सो अब इधर से देख लेते हैं। सो जो आपकी ft2 है वो क्या है? वो mg sin थीटा होगा। m क्या है? दैट इज 1400, सो 1400। g क्या है? दैट इज 9.81। साइन थीटा क्या है? साइन 2 डिग्री है, ठीक है जी। प्लस क्या है? आपकी फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपकी? फ्रिक्शन फोर्स हमने भी निकाली, 1200 है। सो ये करके आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास ft2 आ जाएगी। अब इसकी अगर पावर निकालनी हो, सो ft2 इंटू वेलोसिटी दोबारा से कर दो। सो ये जो भी लिखा है 1400 इंटू 9.81 इंटू साइन 2 प्लस 1200, जो सारा सारा f2 के बराबर, ft2 के बराबर है, उसको फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? सी। थैंक यू सो मच। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? A cyclist is moving up a slope that has a constant gradient. The cyclist takes 8 seconds to climb up the slope. ठीक है? उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिर दिया हुआ है कि वो क्या है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूज फिगर 3.1 टू डिटरमिन द टोटल डिस्टेंस मूव्ड अप द स्लोप। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं? सो यू गाइस आर करेक्ट, एरिया अंडर द कर्व। अब तुम लोग देख रहे होगे, सर वहां आपने बोला था हमेशा रेगुलर एरियाज आएंगे, ठीक है? रेगुलर शेप के एरियाज आएंगे, या ट्रेपीजियम होगा, या ट्रायंगल होगा, या स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा। ये क्या है? ये तो कर्व है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड यस, आप लोग नहीं कर सकते हो, ये पुराने पास पेपर में से है किसी, ठीक है? सो ऐसे सवाल अब नहीं आते इसमें, वरना क्या करना पड़ता है? इसमें बॉक्सेस गिनने पड़ते हैं सारे, यू वुड हैव टू काउंट द बॉक्सेस, ठीक है? कोई ना कोई अप्रोक्सीमेशन लेके, कि सपोज करो इतना तुम लोग ले लो कि इतना ये ट्रेपीजियम आ रहा है, ठीक है? उसमें से फॉर एग्जांपल ये सारे बॉक्सेस जो गिन के जितने भी आ रहे हैं पूरे पूरे, वो सारे सब ट्रैक कर दो तो बाकी का आ जाएगा। लेकिन ये पुराना पास पेपर है, अब ऐसा नहीं आता, अब ऐसे जो है वो खौफनाक खौफनाक सवाल नहीं आते हैं, ठीक है? तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस आंसर डाउन फॉर यू गाइज, ठीक है? टेंशन नहीं लो, ऐसी चीजें अब नहीं आएंगी।
आएंगी अगर एरिया अंडर द ग्राफ तो रेगुलर शेप्स ही आएंगे, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हमने देखे हैं फॉर्मुलाज वगैरह पहले लगा के, वैसा ही आएगा, ठीक है। बट आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन क्योंकि ये अच्छा सवाल है, इसमें एक चीज क्लियर हो रही है, तो इसलिए किया है इंक्लूड। आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब द आंसर टू दिस, दैट इज 39 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज 39 मीटर्स, ठीक है। यू हैड टू काउंट, अब देखो सिर्फ एरिया अंडर ग्राफ लगाने के 3 मार्क्स, तो वो इसलिए था क्योंकि बिकॉज काउंटिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी। खैर ये अब नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना था। अच्छा, अब आपको ये बोलते हैं द बाइसाइकिल एंड द साइक्लिस्ट हैव अ कंबाइंड मास ऑफ 92 kg, दोनों का मास मिला के 92 kg आता है, ठीक है। द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द साइक्लिस्ट मूव्स इज 1.3 मीटर, यानी जो वर्टिकल हाइट है इसकी, जो चेंज आया वर्टिकल हाइट में, इधर से इस पॉइंट पे गया है, हिल पे गया है, तो 1.3 मीटर का चेंज आया वर्टिकली, ठीक है। For the movement of the bicycle and cyclist between time t equals to 0 and time t equals to 8 seconds, use figure 3.1 to calculate the change in kinetic energy. So figure 3.1 को इस्तेमाल करते हुए change in kinetic energy कैसे निकालें? Change in velocity, याद करो, we had a formula for the change in kinetic energy. The change in kinetic energy क्या था? Change in kinetic energy was half m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अगर u जीरो था तो वो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने चेंज निकालना है तो यू विल हैव टू टेक, एक क्या लेना पड़ेगा, 0 और 8 के बीच में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक 0 पे वेलोसिटी ले लेते हैं जो 6 आ रही है, ठीक है, वी आर गेटिंग 6, एंड एक 8 पे लेनी पड़ेगी, 8 पे क्या वेलोसिटी आ रही है, 8 पे आपके पास वेलोसिटी आती है 3, ठीक है। सो लेट्स प्लग दिस इन, दिस बिकम्स हाफ, m क्या है 92 kg था, सो इनटू 92, v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी 3 स्क्वायर थी, ठीक है। और u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर जो था वो 6 था, तो माइनस 6 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता सकता है, -1242। थैंक यू अब्दुल्ला, सो यू आर गेटिंग -1242, बिल्कुल सही। अच्छा, नाउ -1242 जो आ रहा है, सबसे पहले तो देखो दिस इज ओनली टू सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अब टू सिग्निफिकेंट कर दूंगा तो ये तो बेसिकली 1200 हो जाएगा, बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू कीप इट नेगेटिव में ही, एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस इज 1240। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात इधर समझानी है कि ये जो मैंने आपको चेंज निकालने का तरीका बताया कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, इसका क्या फायदा होगा? इसका सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि अगर वेक्टर्स में कर रहे हो तो वेक्टर्स में तो डायरेक्शन बदल जाएगी, माइनस प्लस से, ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी में ये करते हो तो ये स्केलर क्वांटिटी देख रहे हो, दिस इज कमिंग एज अ नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हुआ है, यू हैव लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी। और देखो, एक हायर वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी पे गए हो तो अगर नेगेटिव साइन आता है तो दिस बेसिकली शोइंग यू दैट यू हैव लॉस्ट एनर्जी, ठीक है। सो अगर नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे मैंने आपको सिखाया भाई, चेंज निकालते हैं हमेशा जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल करो, उसको रख के करोगे तो हमेशा ये चीज क्लियर होगी। तो देखो एनर्जी में क्लियर हो गई, ये हमें बता रही है, खुद बता रही है कि अगर हमने नोटिस नहीं किया, भाई आपका क्या था, आपका लॉस था, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गो ऑन एंड राइट दिस एज 1240, वो भी सही है, -1240 लिखना हो वो भी सही है क्योंकि आपने चेंज निकाला है, सही है। बाकी सबको क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब्दुल्ला क्लियर, ये जो क्यों आ रहा है नेगेटिव? तो देखो अगर प्रॉपरली करोगे तो फिर आंसर खुद ये भी बता देगा कि मैं लॉस हूं या मैं गेन हूं, ठीक है। तो हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में अंदर चली गई है, कुछ और बन गई है, ठीक है। अच्छा, फिर आस्क यू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाउ डू आई कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh, so yes, we'll be using mgh, so gravitational potential energy will equals to mg delta h, ठीक है। आई विल रादर लाइक टू यूज दीज फॉर्मूलाज। अच्छा जी, नाउ m भी पता है, g तो वैसे ही पता होता है, और h भी पता है 1.3 इन्होंने बताई थी ऊपर, सो लेट्स जस्ट यूज दैट। दिस इज 92, देन 9.81, एंड देन डेल्टा h क्या था, डेल्टा h था 1.3, राइट। सो क्या आ रहा है हमारे पास ये आंसर? 1170 को जाना चाहिए, आई थिंक।
1173, थैंक यू आई एंड थैंक यू अब्दुल्ला। 1173 समथिंग आ रहा है, लेट्स राइट दिस टू 1173। अच्छा, अब इसको लिखना चाहो तो इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, क्यों? बिकॉज ये अप द स्लोप जा रहा था, ही वॉज गोइंग अप द स्लोप, यानी वर्टिकल हाइट गेन हुई होगी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव आया है, आंसर चेंज है आपका, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपने गेन करी है। समझ में भी आती है, जब वो स्पीड से आ रहा था तो उसकी जो स्पीड थी दैट गॉट ट्रेडेड ऑफ फॉर सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 1170, हाँ सॉरी माय बैड, आई गॉट कैरीड अवे टॉकिंग। 1170, थैंक यू अलमा। चलिए हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, द साइक्लिस्ट पेडल्स कंटिन्यूअसली सो दैट द यूजफुल पावर डिलीवर्ड टू द बाइसिकल इज 75 वॉट्स, यानी ये सिस्टम के अंदर पेडल करके भी एनर्जी डाल रहा है। कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट क्लाइंबिंग अप द स्लोप। तो पावर से वर्क डन कैसे निकाले? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, यस थैंक यू, E इक्वल्स टू W डॉट T। अच्छा, बेसिकली विल बी यूजिंग, अच्छा आई थिंक यूर मैसेजिंग ऑन द मोबाइल वाली चीज ना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी नोटिफिकेशन आती है बट आई कांट सी योर मैसेज, आई डोंट नो व्हाई, तुम्हारा मैसेज घोस्ट मैसेज होता है। नोटिफिकेशन जरूर आती है आई ने मैसेज किया है लेकिन, और आंसर लिखा था चैट प्रीव्यू में, लेकिन व्हेन आई ओपन इट तो गायब होता वहां से। खैर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, बिल्कुल सही, dW/dt, वेरी गुड। या इसको चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम डालो, जैसे भी लिखना चाहो। अब चेंज इन वर्क डन निकालना है, पावर पता है दैट 75 वॉट्स, टाइम पता है, हाँ टाइम पता है, टाइम वाज 8 सेकंड, 0 से लेके 8 सेकंड में, so 75 into 8 shall be equals to the delta work done. So what's the work done then? Yes, ठीक है, you are correct, 600 joules. I don't know what's the problem, मेरे Zoom में कोई मसला हो गया है, सिर्फ आई के साथ होता है और किसी साथ नहीं होता। That's weird, that's kind of weird। अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं, some energy is used in overcoming frictional forces। Use your answers in B to show that the total energy converted in overcoming frictional forces is approximately 670 joules। अच्छा, अब देखो हमने अभी तक क्या किया किया, हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाला, हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का गेन निकाला, बाकी हमने ये निकाला कि ये बंदा खुद कितने इनपुट कर रहा है जूल सिस्टम में पेडल करके, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ गुड पॉइंट, वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, भाई देखो एनर्जी कंटेंट सेम रहता है, तो जो इनपुट कर रहे हो सिस्टम में वही आउटपुट में आना चाहिए, राइट। अच्छा, नाउ इनपुट क्या क्या है, द काइनेटिक एनर्जी इज एन इनपुट, क्योंकि वो लॉस हुई है, ठीक है, पहले ज्यादा थी अब कम हुई है तो वो सिस्टम के अंदर चली गई, सो द काइनेटिक एनर्जी इज एन इनपुट, द डेल्टा के ई इज एन इनपुट। अच्छा, दूसरी बात ये वर्क डन बाय दिस पेडल, जो ये साइक्लिस्ट है, ठीक है, तो इसने जो वर्क डन किया है पेडल करके वो भी इसके अंदर जाएगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय पेडलर, ठीक है, मैंने WP लिखा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि और कोई अंदर जा रही सिस्टम की, नहीं आई डोंट थिंक और कोई एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है। हाँ, दो एनर्जीज बाहर जरूर निकलती है, एक आउटपुट ये निकलता है किसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, ही इंक्रीज्ड इन हाइट, और दूसरी बात ये इसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, राइट। सो बेसिकली द टू आउटपुट्स इन दिस केस सिनेरियो विल बी दैट ही गेन्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं बताता हूं, एंड ही ऑल्सो डिड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी वाली बात समझ नहीं आई, देखो अल्मा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई थी ना, यू वेंट फ्रॉम 6 to 3, 6 वेलोसिटी से 3 वेलोसिटी गई, राइट, सो योर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड। अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है तो दैट मस्ट हैव वेंट एज एन इनपुट, राइट, वो खत्म हुई है, वो सिस्टम के अंदर चली गई, कोई और एनर्जी बन गई है, ऐसा ही होना चाहिए, वरना डिक्रीज क्यों होती, वरना तो इंक्रीज होती ना, अगर उसमें गेन आ रहा होता, आउटपुट होती, तो इट शुड हैव इंक्रीज्ड। सो द काइनेटिक एनर्जी इज एन इनपुट, द वर्क डन बाय द पेडलिस्ट इज आल्सो एन इनपुट, राइट। गेन क्या हुआ, गेन आपका जो आउटपुट था वो आपकी गेन हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और आपने काम किया है अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अक्सर बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे नहीं लिखा करें, आप इस तरह से लिखा करें कि ये इधर माइनस कर लिया करें अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क हो रहा है, क्योंकि ये लॉस है तो इनपुट में से माइनस करने में ज्यादा बच्चों को मजा आता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों को ज्यादा अच्छी बात जो है वो उस तरीके से समझ आ रही थी, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि
सारे सवाल आप देखेंगे ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो जब आउटपुट में लिख रहा हूं तो वर्क डन प्लस करके लिखूंगा, फ्रिक्शन की वजह से जो हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहा है। अगर इनपुट में लिखूंगा तो जाके माइनस हो जाएगा, राइट। WP इनपुट कैसे, देखो ना मेरा बच्चा, ये पेडल कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, यानी ये पावर प्रोवाइड कर रहा है टू द बाइसिकल। तो जब ये पेडल कर रहा है तो एनर्जी डाल रहा होगा ना सिस्टम में, वरना पेडल क्यों कर रहा है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी का लॉस वो जाता है सिस्टम के अंदर, खुद जो पेडल कर रहा है वो सिस्टम के अंदर जाता है इनपुट, बाहर क्या आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इंक्रीज, और वो सारा काम जो उसने फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट किया, ठीक है। सो नाउ डेल्टा के ई क्या था, डेल्टा के ई था 1240, सो लेट्स पुट इन 1240, then work done through pedaling was a 600, so that is a 600. Gravitational potential energy का increase was 1170, 1170 नहीं एमन, you will not be using minus to 1240. Why is that? क्योंकि स्केलर है, ठीक है। माइनस क्यों था, ये माइनस आपके लिए ताकि आप समझ जाओ लॉस है, उससे क्या बचला आपको, लॉस से बचला क्या, मुझे इसको इनपुट में लेना है, ठीक है। स्केलर की कैलकुलेशन कर रही हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लो, इधर ओवर हियर, राइट। वो मैथमेटिक्स जो भी करवाना चाहे वो करो, लेकिन डोंट टेक नेगेटिव पॉजिटिव ओवर हियर। वो सिर्फ वहां तक रखो कि तुम्हें सिर्फ ये पता चले कि लॉस था या इंक्रीज था या क्या था या क्या नहीं था, ठीक है। बाद में फिर वैसे वैसे ही रखो चीजें, जैसे चेंज में हम जो है वो लिखेंगे चीजें, ठीक है। अच्छा, ये 1170 आ गया और ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इधर ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। आई थिंक इट शुड बी ए 670, आ रहा है 670, 670, थैंक यू। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 670, राइट। अच्छा, अब आ गया आगे का मैसेज मेरे पास चैट में आया। अच्छा, नाउ they're asking you determine the average magnitude of the frictional forces. they're asking you, भाई आपने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल लिया, ठीक है। कैन यू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ये बता सकते हो फोर्स कितनी थी फ्रिक्शन की वर्क डन से, कोई फॉर्मूला जिससे वर्क डन के थ्रू फ्रिक्शन निकाल सके हम। द वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट, यही होगा। अच्छा, अब बेसिकली देखो, अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बस इधर एब्रीविएशन करके लिख रहा हूं ताकि हमें बात समझ में आए। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है, वो 670 है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो हमें ढूंढनी है। डिस्टेंस क्या है, ये आपने निकालता है द फर्स्ट पार्ट, यू मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर। तो उस पूरे टाइम आपको, उस पूरे डिस्टेंस पे आपको ये फ्रिक्शन फोर्स लगी है। सो आई पुट दैट डिस्टेंस ओवर हियर, यू मूव्ड 39 मीटर्स against the friction force, so friction will equal to 670 upon 39, right? सबको समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। So also can anyone give me the answer to that? 17.2. Thank you, Abdullah. 17.179. Thank you, I. So this is coming out to be a 17 newtons. सही है जी। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं suggest why the magnitude of the total resistive force would not be constant. अच्छा, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की बात होती है, नीचे बात हो रही है टोटल रेजिस्टिव फोर्स, सारी तमाम रेजिस्टिव फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या ये बता सकते हैं जो आपने ये 17 निकाला है, ये एवरेज क्यों है, ये पूरा वक्त की फ्रिक्शन फोर्स नहीं है या पूरा वक्त की रेजिस्टिव फोर्स क्यों नहीं है। व्हाई इज दिस ऑन एन एवरेज, ये ऑन एन एवरेज क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि थ्रू आउट द जर्नी 17 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स थी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या होता है, कौन सी ऐसी रेजिस्टिव फोर्स है जो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से चेंज होगी, एयर रेजिस्टेंस, परफेक्ट। सो यू आर करेक्ट अब्दुल्ला, आधा आंसर अब्दुल्ला ने दिया, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग and so the drag force will also decrease. Yes, you can also write drag force, मसला नहीं है। एयर रेजिस्टेंस छोटी कैटेगरी उसकी, ड्रैग फोर्स बड़ी कैटेगरी। ड्रैग फोर्स जब भी लेके आओगे, चाहे लिक्विड्स के लिए चाहे एयर के लिए, दोनों में सही होगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं करना है लिक्विड में एयर रेजिस्टेंस लेके आ गए और एयर में विस्कस फोर्स लेके आ गए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी डिक्रीजिंग सो एंड सो द ड्रैग फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है जी। I hope everyone understood this question.